बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल को घर भेजने का पक्का फैसला कर लिया गया है। उनको घर भेजने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, ये हम आपके साथ खबर शेयर करेंगे। और फिर फवाद चौधरी साहब ने सदर मुमलिकत के ख़त लिख दिया है कि जनाब पंजाब और KP की जो निगरान हुकूमतें हैं, इनका तिया पंजा करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए एक रेफरेंस भेजा जाए सुप्रीम कोर्ट को। क्या सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस के बगैर ऐसा रेफरेंस भेज सकते हैं? माजी में क्या रवायत रही है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे राणा सनाउल्लाह साहब। जनाब बड़े डट गए हुए हैं। उन्होंने कहा जनाब जो मर्ज़ी कर लो, 14 मई को इलेक्शन नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है ना कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएँ। वैसे ये भी एक बड़ा अजीबोगरीब हुक्म है। जो पहला इब्तदाई हुक्म था सुप्रीम कोर्ट का, वो तो ये था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हदायत की थी कि पंजाब में इलेक्शन के लिए सदर से मशावरत के साथ डेट ली जाए और KP में गवर्नर के साथ मशावरत के बाद डेट जो है उसका ऐलान किया जाए। अब KP वाले मामले को तो ये चुप करके बैठे हुए हैं, ठंडे होके कोई बात नहीं कर रहे। दोबारा भी केस आया, लेकिन सिर्फ पंजाब की हद तक। ये सारी दुनिया जो बातें कर रही है, हम भी कर चुके हैं कि ये चाहते हैं पंजाब पे कब्ज़ा करना, PTI की सपोर्ट कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। और PTI वाले ये चाहते हैं कि इसी चीफ जस्टिस के होते हुए हम ख्यालों की मौजूदगी में ये इलेक्शन हो जाएं। और वो मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, मैं मजाकन बात मैंने की है, लेकिन ये हो भी सकता है। यहाँ कुछ भी बैद नहीं कि जनाब वोट जो थे, झंडे जो थे, वो तो PTI वालों के ज़्यादा थे। आप कैसे कह रहे PTI हार गई? नहीं भाई, इलेक्शन का लदम जो ये भी हो सकता है कि नहीं झंडे उनके ज़्यादा थे। हमने देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, हम सारा दिन TV के सामने बैठे रहे, हमने देखा है PTI वाले बहुत लोग थे, वो शिकस्त कैसे खा गए, वो जीते नहीं, PTI जीती है। कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। वजह यह है कि पंजाब बड़ा सूबा है, यहाँ कौमी असम्बली में 55% सीटें जो है वो पंजाब की हैं। और अगर पंजाब कोई भी जमात क्लीन स्वीप कर जाती है तो वो कौमी असम्बली में वो वफाक में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाती है। ये सारा चक्कर है, ये सारा रौला पड़ा हुआ है। वरना KP के लिए क्यों तकलीफ नहीं है? दफा जी फटाफट दो, पैसे दो, पैसे दो, स्टेट बैंक दे दे। अब राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जनाब कि जो मर्जी कर लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होना। और इलेक्शन कमीशन को अगर पैसे देता है स्टेट बैंक, तो फिर रिकवरी भी बढ़ सकती है। स्टेट बैंक के गवर्नर अफसरों को और वजारत ख़जाना के अफसरों को रिकवरी बढ़ सकती है कि बाद में ये ऐसा ना हो कि उन्हें 21 अरब रुपये जो पे कर रहे हैं वो उनके ख्याल में इलीगल है। वो इस हवाले से कबीना का इजलास भी आज हो रहा है और जो मुतलका कमेटी है पैसों वाली, उसने भी इजलास तलब किया हुआ है। उन्होंने वजारत ख़जाना के अफसरों को भी बुलाया हुआ है, गवर्नर स्टेट बैंक को भी बुलाया हुआ है। और मसला यही बना हुआ है हुकूमत के लिए। वो ये कहते हैं कि वो बिल जो कौमी असम्बली मुस्तरद कर चुकी हुई है, उसके बाद स्टेट बैंक को कैसे हुक्म दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप पेमेंट कर दें, कैसे अदायगियाँ की जा सकती हैं, ये एक इशू बना हुआ है। और राणा सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं, उसके बाद तो मुझे यही लग रहा है कि इन्होंने पैसे देने से इनकार कर देना है। कल मैंने वज़ीर आज़म के साथ जो मुलाकातें हुई थी कानूनी माहिरीन की, उस हवाले से अपने व्लॉग में ये जिक्र किया था कि वहाँ भी ये बात ज़ेरे गौर आई कि जिस बात को या जिस बिल को कौमी असम्बली मुस्तरद कर चुकी है, उसी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकती है कि अदायगियाँ की जाएँ और फिर बाद में कैसे मंजूरी होगी। ये सारा मामला है, फंसा हुआ है। और राणा सनाउल्लाह साहब जिस तरह डट गए हैं, उससे तो यही लगता है। और मेरी बात हुई है राणा सनाउल्लाह के करीबी ज़राए से, बल्कि हुकूमत के ज़राए से। वो ये कहते हैं जनाब तौहीन अदालत लानी तो ला दें। किदे ते लाएंगे, किस पर तौहीन अदालत लगाएंगे, किसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी? पूरी पार्लियामेंट के खिलाफ होगी, वज़ीर आज़म के खिलाफ होगी। वज़ीर आज़म तो वो हुकूमत है ही नहीं। वज़ीर आज़म और पूरी कबीना जो है वो हुकूमत है। तमाम कबीना को बुलाएंगे और कबीना वाले कहते हैं जनाब ये तो हमारी पार्टी वाली सी है, पार्टी सरबराहों को बुलाएंगे। ये कहते हैं बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो कहते हैं जनाब फिर जो करना है कर लें। जब हम कह रहे हैं नहीं होने इलेक्शन तो फिर नहीं होने। अब देखें क्या होता है। आज आखिरी दिन है, 17 अप्रैल को पैसे देने हैं उन्होंने स्टेट बैंक ने, और 18 तारीख को रिपोर्ट देनी है।
अब देखें, शाम तक पता चल जाएगा मामला किस तरफ जाएगा, ऊँट किस करवट बैठेगा। और अब आते हैं जनाब फवाद चौधरी साहब की तरफ। फवाद चौधरी साहब और पीटीआई पहले भी ये कई दिनों से रोला शोला खपशप डाल रहे हैं कि जनाब 90 दिन के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट होती है। 90 दिन पंजाब हुकूमत के 22 अप्रैल को ख़त्म हो रहे हैं पूरे, और जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके 28 अप्रैल को ख़त्म हो रहे हैं, और उसके बाद इनकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। और फवाद चौधरी साहब ये नुक्ता ला रहे हैं कि जनाब जो इलेक्शन कमीशन है वो दोबारा मशावरत करे और इन सूबों में नई निगरान हुकूमतें जो हैं वो लाई जाएँ। ये मैं कल भी कह चुका हूँ, अदालती फैसले भी मौजूद हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने इलेक्शन करवाने तक रहना होता है, 90 दिन की कोई कैद नहीं है। जब इलेक्शन हो जाएंगे और नया वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा तो ये केयर टेकर गवर्नमेंटें जो हैं, हुकूमतें हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। मैंने अदालती फ़ैसले भी आपके सामने रखे थे, लेकिन ये ज़िद हैं कि नहीं जनाब, ये इनको घर जाना है, इनको घर जाना चाहिए। अगर निगरान हुकूमतें, नई निगरान हुकूमतें आ जाती हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि वो मोहसिन नकवी जैसे लोग नहीं होंगे। फ़र्ज़ कर लें, अवलन तो ये मुमकिन ही नहीं है, लेकिन यहाँ अदालतें जो हैं वो, उनके फ़ैसले जो हैं वो अजीबोगरीब फ़ैसले हैं। आइन और कानून की मंशा के मुनाफी फ़ैसले मौजूद हैं। री राइट किया हुआ इन्होंने, अदालतों ने, इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए, पीटीआई की खुशनुदी के लिए फ़ैसले हो रहे हैं। मैं ये कहते हुए मुझे कोई यार नहीं है कि जो भी फ़ैसले हम ख्याल जजेस कर रहे हैं ये लग ये रहा है जैसे पीटीआई की खुशनुदी चाहते हैं ये। अब इन्होंने सदर को, फवाद चौधरी साहब ने ख़त लिखा है कि जनाब आप रेफरेंस भेजें, जो उनकी एडवाइजरी जुडिक्शन है आइन के आर्टिकल 186 के तहत, कि जनाब आप इस मामले का फ़ैसला करें, इस पर एडवाइस दें, हमें बताएं कि क्या निगरान हुकूमतें जो हैं पंजाब और केपी की वो 90 दिन बाद ख़त्म हो जाएंगी। अगर ख़त्म हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? क्या सदर मुमलकत काबीना की एडवाइस के बगैर या वज़ीर आज़म की एडवाइस के बगैर ये रेफरेंस भेज सकते हैं? आइन का आर्टिकल 48 है जो इस हवाले से सदर के इख्तियारात का तयन करता है। उसका जो पहला सब आर्टिकल है 48(1) वो ये कहता है कि सदर जो है वो काबीना की एडवाइस पर काम करेगा। लेकिन उसके साथ ही सब आर्टिकल 2 यानी 48 सब आर्टिकल 2 वो ये कहता है कि इससे कतई नज़र कि सब आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, सदर के जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं जिन पे कोई कदगन नहीं है उनको सदर काबीना की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल कर सकता है, ये लिखा हुआ है उसमें। और जो आइन का आर्टिकल 186 है एडवाइजरी जुडिक्शन वाला, जो सुप्रीम कोर्ट का मशावरती दायरा इख्तियार है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर सदर ये ख्याल करता है, यानी वो एडवाइस का पाबंद नहीं है, वो सदर का एक तरह से सवाबदीदी इख्तियार है कि अगर सदर ये ख्याल करता है, ये समझता है कि अवामी अहमियत का हामल कोई कानूनी सवाल है, तो वो गौर के लिए और मुशावरत के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेज सकता है। आम तौर पर ख्याल है कि जनाब एडवाइजरी जुडिक्शन है, मुशावरती दायरा इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट जो इस पर राय देगी वो एक मशवरे की हैसियत होगी। ऐसा नहीं है। जो माजी में जितने भी रेफरेंसेस पर फैसले हुए हैं उन पर उसी तरह अमल हुआ है जैसे सुप्रीम कोर्ट के दीगर अहकामात पर अमल होता है। यानी ये अगरचे एडवाइजरी जुडिक्शन है लेकिन इस पर अमल दरामद अदालती फ़ैसले की तरह ही होता है। बहरहाल ये एक सवाल है, आगे जाके किसी वक्त हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसका फ़ैसला करे। अब जो माजी में जितने भी अब तक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल हुए हैं वो तमाम ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम या काबीना हुए हैं। डायरेक्ट सदर ने अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। मसलन जिसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं आप लुच तला गया था 63A की तशरीह वाला रेफरेंस, वो सदर साहब ने मार्च 2022 में उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की एडवाइस पे भेजा था। और उसमें दो सवाल थे। एक ये कि जो मुनहरफ अरकान हैं उनके वोट की कानूनी हैसियत क्या होगी और क्या वो ताहजात नहल होंगे। ताहजात नहली वाला मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया पार्लियामेंट में, लेकिन दूसरे की, हालांकि ये एक बड़ा ही फजूल किस्म का रेफरेंस, क्योंकि 63A सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वो खुद ही बताता है कि वोट डालने वालों के साथ क्या सलूक होना है। लेकिन उन्होंने जनाब ये फैसला जारी कर दिया। 2-3 आपको पता है 2 जजों ने जिन्होंने ये कहा था
मियाँ खेल साहब और मुंदो खेल साहब ने कि जनाब ये तो रीराइट कर रहे हैं आप। लेकिन 3 जजों बंदियाल साहब, एजाज अली हसन साहब और मुनीब अख्तर साहब ने ये हुक्म जारी फरमा दिया था कि जनाब इनके वोट जो वो गिने नहीं जाएंगे। मुनर्रफ अरकान अगर वोट डाल भी देते हैं तो वो नहीं गिने जाएंगे। यानी ये ऐसा रेफरेंस था जिस पे किसी को यकीन ही नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो सकता है। जब ये फाइल किया गया तो कानूनी माहिरीन सर पकड़ के बैठ गए थे, ये किन निकात पे अदालत से मापनत मांग रहे हैं, मुशावरत मांग रहे हैं। तो फिर मुझे पता चला जनाब ये तो पहले से तय है, पहले से तय था कि जनाब आप लाएँ रेफरेंस, हम इस तरह कटका देंगे, और उन्होंने कटका दिया। और असल में ये चक्कर था कि इमरान खान के जो मुनहरफ अरकान थे उनका वोट ना गिना जाए, लेकिन वहाँ कौमी असम्बली में इसका मौका ही नहीं आया। जो PTI के अरकान थे कौमी असम्बली में मुनहरफ, उन्होंने तो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद में वोट ही कास्ट नहीं किया था। यानी एक तरह से वो इमरान खान के साथ ही वोट जो था उनका वो इमरान खान के साथ ही कंसिडर हुआ। तसव्वुर यह किया गया कि उन्होंने इमरान खान की फेवर में वोट दिया है, तो वो उनके ऊपर तो ये लग नहीं सका, वो पंजाब वालों पे सारा नजला गिर गया। और दूसरा एक रेफरेंस जो सदर साहब ने भेजा, और वो भी बड़ा अजीबोगरीब रेफरेंस था। आइन में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के सिवा जितने भी इलेक्शन होंगे वो खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए होंगे, सीक्रेट बैलेटिंग। लेकिन सदर साहब दिसंबर 2020 को वो एक रेफरेंस भेजते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब आप ये बता दें कि जो सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं मार्च 2021 में, तो क्या ये ओपन बैलेटिंग के ज़रिए हो सकते हैं, शो ऑफ हैंड वगैरह के ज़रिए। तो उस पर भी बैठ गया जनाब। वो आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया। अब एजाज अली हसन साहब ने पूरा जोर लगाया, टिल लगाया, किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन से ये यकीन दहानी ले ली जाए कि ठीक है जनाब हम ओपन बैलेटिंग के ज़रिए ये करवा देते हैं। तो सदर साहब ने इसी दौरान एक आर्डिनेंस भी जारी कर दिया जिसके तहत यह था जनाब ओपन बैलेटिंग के ज़रिए आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी। वो तो खैर उन्होंने रोक दिया उस पर अमल दरामद कि वो हमारे अदालती फैसले से मशरूत होगा। तो लेकिन फिर भी जब इलेक्शन कमीशन नहीं माना तो फिर भी उन्होंने बेचे कुंडी रखी। वो ये रखी कि जनाब कोई भी जो खुफिया बैलेटिंग होती है वो दायमी नहीं होती, कभी ना कभी तो उसने ओपन हो ही जाना होता है। यानी ऐसा कोई तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया जाए कि बज़ाहिर खुफिया इस वक्त खुफिया नज़र आए लेकिन बाद में पता चलाना चाहें तो चल भी सके। जैसा पंजाब में जो सप्तान खान जब स्पीकर मुंतखब हुआ है तो उसमें इन्होंने वो उस जजमेंट का फ़ायदा उठाया। इन्होंने वो सीरियल नंबर लिख दिए बैलेट पेपर पे भी, जिससे पता चल सकता है जनाब ये जो फ़लाँ नंबर ये काउंटर फाउल है, इस पे फ़लाँ नंबर जो लगा हुआ है 230 ही वहाँ लगा हुआ है बैलेट पेपर पे, तो पता चल जाएगा जनाब 230 में वोट जो है वो राना अफजल ने डाला है, तो 230 पता चल जाएगा, खोल के देख लेंगे किसका है। डराने के लिए इन्होंने इस्तेमाल भी किया इस बात को, तो वहाँ भी ऐसा एक फ़ैसला आ गया। यानी इस अदलिया से कुछ बाइद नहीं कि सदर साहब एक रेफरेंस भेज दें, सदर का ये इख्तियार है, लेकिन कोई रवायत नहीं है। 186 के तहत सदर जो अगर ख्याल करता है कि ये सवाल कानूनी सवाल जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में तो वो भेज सकता है, लेकिन रवायत कोई नहीं है। माजी में अब तक जो भी हुआ है वो यही हुआ है कि एडवाइस जाती है वज़ीर आज़म की तरफ से या काबीना की तरफ से, फिर रेफरेंस जाता है। लेकिन यहाँ अब वो कहते हैं ना कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की मर्ज़ी है, वो शेर हैं, जंगल के बादशाह हैं, अंडे दें या बच्चे दें, तो वो मे भी ऐसा कोई हुक्म जारी कर दें जो इनकी मंशा के मतलब ये इनको सिर्फ मोहसिन नकवी से तकलीफ़ है। हालांकि इनको ये पता होना चाहिए कि अगर मोहसिन नकवी जाएंगे उनकी जगह कोई आएंगे, अगर आएंगे तो वो भी इसी तरह का वज़ीर आला होगा जिस तरह का मोहसिन नकवी है। ये इनकी भूल है, इनको समझ नहीं है इस बात की। इसके पीछे जो है इनको पता है लेकिन ये बोल नहीं सकते, ये डरते हैं। ये खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जिनको ये न्यूट्रल्स कहते हैं, न्यूट्रल्स ताने शाने देते रहते हैं उनको, जिन्होंने पार्लियामेंट के कैमरा इजलास में ये कहा कि जनाब हम पार्लियामेंट और अवाम के साथ खड़े हैं, और बाद में कोर कमांडर्स की मीटिंग का जो एलामिया जारी किया गया उसमें भी यही बात की गई कि अवाम के साथ खड़े हैं और अंदरूनी और बैरूनी जिस हाथ पे भी मुल्क दुश्मनी हो रही है उसका कला कबा करेंगे। और मुल्क दुश्मनी की जो इन्होंने आत्म मचाई हुई है PTI वालों ने, वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं, वो तो खुल के उन्होंने बता दिया। तो वो किसी सूरत भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत बाज़ जगहों पर लचक दिखाने के लिए तैयार है,
लेकिन वो कहते हैं ऐसा नहीं होगा। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ। और इसको सुप्रीम कोर्ट से भी जोड़ लें, आप इमरान खान से भी जोड़ लें, तमाम जो भी मामला इस वक्त चल रहे हैं उनके पस मंज़र में इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। आप जब आपको तज्ज़िया करेंगे, खुद सोचेंगे, तो इस बात को भी आप पेश नज़र ज़रूर रखिए कि वो ना लचक दिखाने के लिए माफ़ी तैयार है, ना माफ़ी के लिए तैयार है। वो माफ़ करने के लिए तैयार नहीं जो इन्होंने किया है उस अदारे के साथ। बहरहाल जो भी है, अब आगे जनाब बंदियाल साहब भी काबू नहीं आ रहे जनाब, अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं। 8 टोटल उनके ग्रुप में लोग हैं, यानी एक वो खुद हैं, 7 जजेज़ हैं जो हम ख्याल हैं, वो बैठ जाते हैं, जो दिल करे फैसला कर देते हैं। और इसी जो सदारती रेफरेंस है, इस हवाले से भी मैंने बात की है कि वो यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई फैसला, अगर 63A री राइट हो सकता है तो ये तो बात ही कोई नहीं। जो पंजाब और KP की निगरान हुकूमतें गिराने वाली, ये तो बात ही कोई नहीं। तो वो जनाब उनको ये जोम है कि मेरे ख़िलाफ़ कुछ ऐसा मवाद नहीं है, मैं बड़ा मोहतात हूँ कि जनाब जिसकी बुनियाद पे मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सके। अगर के उनके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट के इल्ज़ाम क्या, मिसकंडक्ट पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी फाइल हो चुका है, लेकिन कुछ कबातें हैं, कुछ अमर माने हैं, जिसकी वजह से उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। असूली तौर पे आइन के तहत आर्टिकल 209 के तहत तो अगर जिस शख्स के ख़िलाफ़ रेफरेंस आ जाए, जिस जज के ख़िलाफ़, और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर हो, तो वो उस काउंसिल का मेंबर नहीं रहता, बाहर निकल जाता है इजलास से। तो अगर उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस जाता है, बंदियाल साहब के खिलाफ गया है, तो अब उस रेफरेंस की हद तक काजी साहब जो हैं वो उसके हेड हैं जुडिशल काउंसिल के। लेकिन बहरहाल कुछ मामलात हैं, कुछ रजिस्ट्रार का मामला है, कुछ मंगवाने का मामला है, फिर अभी ये बैठा हुआ है, सो मोटो ले सकता है, बेंच बना सकता है, कार्रवाई रोक सकता है, वो सारी चीज़ें हैं ना कि ये सुप्रीम कोर्ट जो कार्रवाई रोक दे। 2 मिसालें हैं ना ऐसी, इफ्तिखार चौधरी वाली और काजी फायद ईसा वाली, कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई से रोक दिया था। ये 7 रुकनी बेंच बना दें, खुद को अलग कर लें और वो बेंच फैसला कर दे, खुद ही दरखास्तदार हों, खुद ही बेंच बनाएं और खुद ही वो कार्रवाई करके स्टे कर दें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को। और दूसरा, इन्होंने काजी साहब वाला मामला अभी तक अपने पास रखा हुआ है। वो जो नज़रसानी की दूसरी दरख्वास्त थी, क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन जो थी, वो अभी तक फैसला नहीं किया, संभाल के रखे हुए। तो वो मैंने पता किया सुप्रीम कोर्ट ज़राए से कि ऐसी तो कोई मिसाल ही नहीं है कि जनाब दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त, ये तो गैर मामूली रिलीफ है, ये तो होता ही नहीं पाकिस्तान में, तो ऐसा तस्वर ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, तुमने भुलेखा हैगा, ये हो चुका हुआ है, साकम निसार कोर्ट जरिए कर गई हुई है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जनाब जब ये PCO जजों के ख़िलाफ़ फैसला आया था, 3 जजों ने ये फैसला दिया था कि इनकी पेंशन और दीगर मराद जो हैं, जो इन्होंने वसूल की हैं, वो वापस करें। तो उसके बाद रिव्यू पिटीशन गई, रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गई। फिर गैर मामूली तौर पर नज़रसानी की दूसरी दरख्वास्त फाइल की गई, जो साकब निसार साहब ने फिर सुनी, उनकी बेंच ने, और उन्होंने वो जो उनसे पैसे कहा था अपने रिकवरियाँ करो ना करो, वो रिकवरियाँ ख़त्म करनी थी उन्होंने। वो कहते हैं इसकी मिसाल तो मौजूद है, जिस सुप्रीम कोर्ट का गैर मामूली इख्तियार है जिसे वो इस्तेमाल कर सकती है। बहरहाल अब इनको निकालना कैसे है, निकालने पे जो गौर हो रहा है, वो सारे लोग मुझसे भी ये सवाल कर रहे हैं कि ये एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए बहाल हुए थे बंदियाल साहब वगैरह, क्या वो उस बहुत सारे लोग मुझसे भी ये सवाल करते हैं कि ये बंदियाल वगैरह और जितने भी लोग थे उस वक्त PCO के तहत ये निकाले गए थे 3 नवंबर 2007 को, ये बहाल हुए एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए। तो क्या नए एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए इन्हें घर भेजा जा सकता है, ये सवाल करते हैं। इस पर मैंने अपने जो हुकूमती ज़राए हैं उनसे रब्ता किया, यही सवाल पूछा। उन्होंने कहा जनाब इस मामले पे बड़ा गौर खोज हुआ है, और जो हमारे कानूनी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए बंदियाल साहब को घर नहीं भेजा जा सकता, नया एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी नहीं हो सकता, इसकी कानून में गुंजाइश नहीं है। लेकिन वो ये कहते हैं कि आपको याद होगा 3 नवंबर 2007 को PCO आया, उसके तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार अहमद चौधरी समेत तकरीबन 43 जजेस जो हैं आला अदलिया के, वो फारग कर दिए गए। उनमें बंदियाल साहब भी शामिल थे। फिर तहरीक चली वकला की, और फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत इन्हें एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए बहाल नहीं कर रही थी, वो तो 2009 में जाके
انہوں نے پھر بحال کیا نا عدلیہ کو، لیکن انہوں نے اس سے پہلے ایک فارمولہ دیا اور یہ کہا کہ ایگزیکٹو آرڈر ایک ہم جاری کرتے ہیں کہ یہ ججز جو نکالے گئے تھے 3 نومبر 2007 کو، ان کو دوبارہ اپائنٹ کر لیا جائے، ری اپائنٹ کر لیا جائے ان کو، اور ری اپائنٹ جب کرنا ہوگا پھر وہی عبدالحمید ڈوگر جو پی سی او چیف جسٹس تھے، انہی کے ریکمنڈیشنز پہ ان کی ری اپائنٹمنٹ ہوئی۔ جو متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان تھے لاہور کے، زاد حسین تھے، سید زاد حسین، تو وہ بھی پی سی او جج تھے، تو پی سی او ججوں کی ریکمنڈیشن پہ ان ججوں کو دوبارہ ری اپائنٹ کیا گیا، لیکن ساتھ ہی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یہ کیا گیا کہ ان کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ ابتدا میں جب ان کی پہلے اپائنٹمنٹ ہوئی تھی، یعنی جو سینیارٹی ان کی 3 نومبر 2007 کو تھی وہی سینیارٹی برقرار رہے گی، لیکن حلف دوبارہ ہوگا، اور انہوں نے حلف اٹھایا بھی تھا۔ اگست 2008 میں ان ججوں نے، 4 لاہور ہائی کورٹ کے ججوں نے، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، عظمت سعید، امرتا بندیال، انہوں نے دوبارہ حلف اٹھایا تھا، ری اپوائنٹ ہوئے تھے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آرڈر تھا ری اپوائنٹ والا، وہ آرڈر ہم واپس لے رہے ہیں، یعنی اس بات پہ غور و خوض ہو رہا ہے کہ وہ آرڈر واپس لے لیجیے۔ اب پھر 2009 میں مارچ میں تو پھر وہ تمام ججز بحال کر دیے گئے تھے نا، ان کا حلف دوبارہ نہیں ہوا تھا، جس میں اعجاز چوہری صاحب تھے، رمدے صاحب تھے، اور چیف جسٹس پاکستان جو تھے افتخار محمد چوہری صاحب تھے، راجہ فیاض صاحب تھے، باقیوں نے تو حلف اٹھا لیا تھا اگست 2008 میں، بہت ساروں نے۔ یہ کچھ جج جو ہیں یہ رہ گئے تھے، ان کو پھر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بحال کر دیا گیا۔ اب یہ جو ان کا اگست 2008 میں بحالی ہوئی تھی ری اپوائنٹمنٹ کی شکل میں، اس کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے تحفظ بھی دیا گیا۔ یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ جو افتخار محمد چوہری صاحب جب بحال ہوتے ہیں مارچ 2009 میں، 21 تک تو ڈوگر صاحب نے رہنا تھا نا، اس کے بعد 22 کو شاید وہ انہوں نے اپنا چارج سنبھالا 2009 کو دوبارہ چیف جسٹس کا، تو اس کے بعد انہوں نے ایک بینچ بنایا جنہوں نے یہ جو اس طرح کے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بحالیاں ہوئی تھیں اس کو عدالتی فیصلے کے ذریعے تحفظ دے دیا گیا، یعنی ایک عدالتی فیصلہ موجود ہے جس کے تحت ان کے ری اپوائنٹمنٹ والے معاملے کو تحفظ حاصل ہے۔ اب حکومت یہ کہہ رہی ہے اگر ہم وہ اگست 2008 والا جو آرڈر ہے، انتظامی حکم ہے، وہ واپس لے لیتے ہیں تو پھر وہ جو فیصلہ ہے 2009 والا سپریم کورٹ کا جس میں اس کو تحفظ دیا گیا ہے، وہ خود بخود غیر مؤثر ہو جائے گا، اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں رہ جائے گی، یعنی وہ ہوا میں ایک فیصلہ ہوگا جس کی بنیاد میں کچھ نہیں ہے۔ اس طرح کا غور ہو رہا ہے، لیکن یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی ناگزیر حالات پہ یہ جو اختیار ہے اس کو استعمال کیا جائے گا، اور پھر پلاننگ اس طرح کی، یہ کنفرم نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے یہ پلاننگ اس طرح ہو سکتی ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے وہ پرانا پہلے والا ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، واپس لے لیا جائے، پھر یہ حکم دے دیا جائے کہ نئے چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ تک سینئر موسٹ جج جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ ایکٹنگ چیف جسٹس کے طور پر کام کریں گے، اور ایکٹنگ چیف جسٹس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ صدر ان سے حلف لے، یہ انہوں نے طے کر دیا ہوا ہے کہ وہ سینئر موسٹ جج جو ہیں سپریم کورٹ کے وہی ان سے حلف لے لیتے ہیں، اور قائم مقام چیف جسٹس جو ہے اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح کی کوئی پلاننگ ہے۔ اب یہ پلاننگ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے؟ حکومت اپنے اس پلان کے حوالے سے بہت محتاط ہے، وہ نہیں چاہتی کہ کچھ قبل از وقت ہو جائے اور امرتا بندیال صاحب کو یہ موقع مل جائے کہ بطور چیف جسٹس وہ کوئی بینچ موج بنا دے اور وہ جو حکم نامہ انتظامی حکم ہے اس کو معطل کر دیا جائے۔ یہ جب ہوگا اچانک ہوگا، اور کسی کو اس وقت پتہ چلے گا، کانوں کان خبر نہیں ہوگی جب یہ انتظامی حکم آگے آ جائے گا اور قائم مقام چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ حلف اٹھا لیں گے۔ اس طرح کا کوئی پلان ہے ان کا۔ اب اس کو کیسے وہ اچیو کرتے ہیں، اس پلان پہ کیسے عمل ہوتا ہے، غور ہو رہا ہے، اور بہت سنجیدگی کے ساتھ غور ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب لڑائی ہے تو پھر لڑائی ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔